प्रस्तुत है नीरजा माधव द्वारा रचित कहानी पत्थरबाज। पीठ पर पुराना हरे रंग का स्कूली बैग टांगे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर वो चला जा रहा था। उसके नन्हे नन्हे पांवों में आज रोज की अपेक्षा बला की फुर्ती थी। कई महीनों बाद स्कूल खुला है। सोपोर, अखनूर, अरनिया, राजौरी, बटपोरा और उरी में आतंकी हमलों तथा पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लगातार भारतीय सीमा के गांवों और सैनिकों पर की जा रही फायरिंग, हैंड ग्रेनेड से हमलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे। गांव वालों को गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र सुरक्षित शिविरों में भेज दिया गया था। 10-12 वर्षीय असलम भी अपनी अम्मी और नए अब्बू के साथ शिविर में चला गया था। कल ही लौटकर वो और उसकी अम्मी घर में वापस आ गए थे, पर नए अब्बू किसी से मिलने की बात करके अपने दोस्त हाजी मियाँ के साथ कहीं निकल गए थे। अब वे 2-4 दिन बाद ही लौटेंगे। उसे नए अब्बू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बड़ी बड़ी काली दाढ़ी और सिर पर सफ़ेद जाली वाली गोल टोपी के बीच उनकी दोनों लाल आंखें बहुत भयानक लगती हैं। उसके स्कूल के दोस्त फैयाज ने बताया था कि उसकी अम्मी कह रही थीं कि असलम के पहले वाले अब्बू को इस नए अब्बू ने ही अपने रास्ते से हटा दिया। दरअसल एक दिन गुस्से में अब्बू ने अम्मी को 3 बार तलाक कह दिया था। बाद में बहुत पछताए थे। नए अब्बू उनके दोस्त थे। उन्होंने ही रास्ता बताया कि मुझसे अपनी बीवी का निकाह करा दो, फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा तो तुम फिर से उसके साथ निकाह करके रह सकते हो। पर असलम की अम्मी की खूबसूरती पर उसका दिल आ गया और उसने तलाक देने की जगह असलम के अब्बू को ही रास्ते से हटा दिया। अब बेचारी शबनम मजबूर है उसी के साथ रहने को। पसंद नहीं करती वो उसे, फिर भी रहना है उसे। सोचकर असलम का दिल भर आया था अपनी अम्मी के प्रति। कितना कुछ झेली है उसकी अम्मी। अब्बू पहाड़ी जंगलों में खो गए और नाना भी पिछले साल बाढ़ में बीमार हुए तो फिर ठीक नहीं ही हुए। अम्मी नाना जान के लिए तड़प कर रह गई थीं, पर नए अब्बू उन्हें जाने नहीं दिए थे। उनके खौफ से अम्मी कुछ नहीं बोल पाई थीं। उसे भी नए अब्बू से डर लगता है। उन्हें जल्दी मुस्कुराते नहीं देखा था उसने। बाहर वाले कमरे में अपने 4-6 दोस्तों के साथ वे हमेशा न जाने क्या खुसुर-फुसुर बतियाते रहते हैं। कभी कभी सभी की मिलीजुली भोंडी हंसी से लगता है जैसे घर की पुरानी छत उड़ जाएगी। ऐसे समय में वो अम्मी को बाहर की बैठक में सबके लिए चाय ले जाने से मना कर देता है। मैं ले जाऊंगा अम्मी, तुम मत जाओ। तुमसे छलक जाएगी असलम, अम्मी फुसफुसा कर बोलती हैं। नहीं, एहतियात से ले जाऊंगा, दो तो। वो कभी कभी अम्मी पर ही खिंचला उठता है, फिर बाद में बहुत प्यार भी आता है अम्मी पर। जाकर उसके सीने से चिपक जाता है। उसका सिर अब अम्मी के कान तक पहुंचने लगा है। दीवार में लगे गोल से आईने के पास अक्सर वो खड़े होकर अम्मी की लंबाई से अपनी ऊंचाई नापता है। अब मैं बड़ा हो गया हूं अम्मी। अक्सर वो अम्मी को सांत्वना देता है ताकि वे उसे घर के कामों में हाथ बटाने दें, बाजार से राशन, सब्जी या सरकारी नल से पानी भरकर लाने दें। पर अम्मी सारे काम खुद ही करती हैं, उसे किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती। कहती हैं, तू बड़ा हो जा, पढ़ लिख कर हुनरमंद बन जा, फिर कहीं और चले जाएंगे हम। इस दोज़ख से निकलना ज़रूरी है। ये तो कश्मीर है अम्मी, मेरी किताब में लिखा है कि धरती की जन्नत है ये, तुम दोज़ख क्यों कह रही हो? अम्मी उसे खींचकर गोद में बैठा लेती हैं ऐसे सवालों पर। उस समय उनकी आंखों में पहाड़ों की बर्फ सी जम जाती है। वे अक्सर धीरे से फुसफुसा कर कहती हैं, जन्नत कहाँ, इसे तो आतंकियों ने दोज़ख बना दिया है, अपने भी लोगों ने। पर कभी ये बातें किसी से बोलना मत। वही आतंकी जो झेलम उस पार से चोरी चोरी आते हैं और हम लोगों के घरों में घुसकर मुर्ग मुसल्लम बनवाकर खाते हैं और हिंदुस्तानी सेना से लड़ाई करते हैं। हाँ, वही सब मुर्दार, दोज़ख में भी जगह ना मिले उन सबों को। जीना हराम किए हैं हम सबका। अम्मी की आंखों में नफरत का सैलाब बहने लगता है। न जाने कितनी बीती बातें उसे भी याद हो आती हैं। वो अम्मी की नफरत की वजह सोचने लगता है। पुराने अब्बू के समय भी वे लोग इसी घर में रहते थे। गांव से थोड़ा अलग थलग अब्बू ने पहाड़ी की ढलान पर यह छोटा सा घर बनवाया था। अम्मी के अब्बू जान ने पैसों रुपयों से घर बनाने में मदद की थी। एक छोटा सा हाउस बोट भी था, लेकिन उसमें सैलानी कम अब्बू के दोस्तों का ही जमावड़ा रहता था। अम्मी अब्बू के इन आवारा दोस्तों से बहुत चिढ़ती थी। वे जबरदस्ती घर में घुसकर अम्मी से मजाक किया करती थी। अम्मी सिर झुकाए रसोई में चली जाती। उनके लिए ढेर सारी रोटियां सेंकते हुए अम्मी का चेहरा भट्टी की तरह ही लाल हो जाता। वो छोटा था, चुपचाप बैठा अम्मी की ओर टुकुर टुकुर देखता रहता। अम्मी की चुप्पी उसे खलने लगती। कभी कभी गोश्त के लिए प्याज काटते काटते अम्मी की आंखों से इतना पानी गिरता कि वो समझ ही नहीं पाता था कि अम्मी रो रही हैं या सिर्फ प्याज की झार है ये।
वो उठकर अपनी हथेलियों से अम्मी की आंखों से झर रहे आंसुओं को पोंछता, अपनी दोनों बाहें अम्मी के गले में डालकर पूछता, क्यों बनाती हो सबके लिए खाना? तू अभी नहीं समझेगा असलम, इसीलिए कहती हूँ कि अच्छी तरह तालीम ले ले। तुझे हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती करूँगी, तेरी शादी करूँगी और यहाँ से कहीं दूर चलकर रहेंगे। अम्मी की फुसफुसाहट में एक सपना हमेशा तैरते देखा था उसने। अपने घर, बाजार, स्कूल या पहाड़ियों जंगलों में इधर उधर घूमते हिंदुस्तानी सैनिकों के बूटों की खटखट और वर्दी उसे हमेशा लुभाती। उनके हाथों में बंदूकें बराबर होती, पर आंखों में वैसा कोई वहशीपन उसे नहीं दिखाई देता जैसा अब्बू के दोस्तों की आंखों में होता था। कभी कभी स्कूल जाते हुए कोई सैनिक उससे बड़े प्यार से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता तो वो खुद को रोक नहीं पाता था, इधर उधर ताकते हुए कि कहीं कोई गांव वाला उसे देख तो नहीं रहा है। वो फौजी के हाथ में अपने नन्हे हाथ दे देता। कई बार फौजी उसकी इस हरकत पर हंस पड़ता। अब्बू ने मना किया है हमसे बात करने को। नहीं तो? नहीं, वो साफ झूठ बोल जाता। स्कूल जा रहे हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मदरसे में। वो जल्दी से अपनी बात समाप्त करता। वो तो ठीक है, पर किस दर्जा में? पता नहीं। वो अपने हिसाब से गोलमाल जवाब देकर आगे बढ़ जाता, पर अंदर ही अंदर फौजी के साथ अपना बुरा बर्ताव उसे कचोटने लगता। अब्बू ने मना ना किया होता तो वो फौजी अंकल से खड़े होकर बातें करता, उनकी वर्दी पर टंके सुनहरे सितारों के बारे में पूछता। उसे वर्दी पर जड़े ये सितारे अच्छे लगते हैं। बंदूकों से उसे खौफ नहीं होता। उसे तो फौजी अंकल लोगों के हाथों में अक्सर ही देखता रहता है। उनके सिर पर हेलमेट, चेहरा लगभग ढंका हुआ, बस दो आंखें बहुत सावधान सी इधर उधर डोलती रहती हैं। कमर में गोलियों से भरी मैगजीन बांधे वे अक्सर ही कब्रिस्तान के पास बने अपने बंकर के आसपास टहलते हुए मिल जाते हैं। कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर जामिया मस्जिद है और उसके ठीक सामने बटपोरा है। ये मस्जिद झेलम नदी के बिल्कुल पास है। झेलम पर बने हाथीशाह पुल पर भी कभी कभी आसपास के लोग इकट्ठा होकर सेना के जवानों पर दूर दूर से पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंकने वालों में जवान लड़कों के साथ साथ कई तो उससे भी छोटी उम्र के लड़के रहते हैं। अम्मी हमेशा उसे इन लड़कों की सोहबत से दूर रहने की हिदायतें देती हैं। कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना जाकर तू उस पहाड़ी से स्कूल जाया कर। किसी से दोस्ती या सलाह मशविरा करने की तुझे ज़रूरत नहीं। ये सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, तुझे भी बिगाड़ कर रख देंगे। पर अम्मी, उनकी अम्मी तो नहीं रोकती। स्कूल से छूटकर अक्सर वे हाथीशाह पुल या मस्जिद की ओर चले जाते हैं। वहाँ से इंतकाम के नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। गो इंडिया गो बैक, हम क्या चाहते आज़ादी। वो हाथ ऊपर लहराते हुए बता रहा था। चटाक, अम्मी का एक ज़ोरदार चांटा उसके गाल पर आकर पड़ा था। वो लड़खड़ा कर दीवार से लड़ गया। अम्मी गुस्से में उसे घूर रही थीं। तो तू इंतकाम और इनकलाब सीखने जाता है? तालीम छोड़ तू पत्थरबाजी का हुनर सीख रहा है। हे अल्लाह, रहम कर मुझ पर, अब तो रहम कर। अम्मी अपने दुपट्टे में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी थीं। अच्छा था कि उस समय अब्बू घर पर नहीं थे। अपने गाल पर पड़े तमाशे को भूलकर वो रोती हुई अम्मी से लिपट गया था। अम्मी, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, मत रो अम्मी। मैं नहीं जा रहा था, पर वही जाहिद ले गया मुझे स्कूल से। कह रहा था हमें भी अपने कश्मीर के लिए लड़ना चाहिए। आखिर झेलम उस पार से सभी अपने लोग ही तो जान हथेली पर लेकर हमारी आज़ादी के लिए आते हैं। हम अगर उनका साथ नहीं देंगे तो ये हिंदुस्तानी फ़ौजें हमें कभी आज़ाद नहीं होने देंगी। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिलिटेंट का बेटा हूँ। मेरे अब्बू ने अल्लाह की राह में हथियार उठाए थे। उसने वो अम्मी को सफाई देने के चक्कर में उस दिन की सारी बातें बताना शुरू किया था। अम्मी ने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया था और नफ़रत के साथ उसकी ओर देख रही थीं। उसे अम्मी की नफ़रत भरी निगाहों से घबराहट होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अम्मी के भीतर अपने लिए एकाएक बढ़ गई इस नफ़रत को मिटाए। वो सब कुछ देख सकता था, पर ये नहीं। अम्मी की आंखें और नाक सुर्ख हो गए थे। अपनी एक हथेली होठों पर रखे वे हैरत से उसकी ओर देख रही थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बू के दोस्त घर आकर जब सेना पर पत्थर फेंकने या आतंकियों को अपने घर में पनाह देने की बातें करते हैं तो अम्मी कुछ नहीं बोलती, उल्टे उनकी फरमाइश पर चाय नाश्ता बनाकर खिलाती हैं। पर उसके दोस्त जाहिद की बात पर वे इस कदर भड़क क्यों उठीं? उसे पहेली समझ में नहीं आई तो वो अम्मी के सीने में अपना चेहरा छिपा फूट फूट कर रोने लगा। तमाचे से अधिक दर्द उसे अपनी अम्मी का दिल दुखाकर हो रहा था। तू नहीं समझता असलम, मैं तुझे इस दोज़ख में नहीं झोंकना चाहती मेरे बच्चे। तुझे लेकर अभी यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। कोई सहारा नहीं है। बस तू तालीम हासिल कर, बस तालीम।
नेक इंसान बनाना चाहती हूं तुझे मेरे बच्चे। अम्मी उसे अपने सीने से चिपका फिर फपक पड़ी थीं। उसे तसल्ली मिली थी। चलो, अम्मी के भीतर की नफरत आंसुओं में बह गई। अब से वो कभी अम्मी का दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं करेगा। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे खामोश बैठे रहे थे। अम्मी को दिल ही दिल में शायद पछतावा था कि उसने जोर से असलम के मुलायम गाल पर तमाचा मार दिया था, क्योंकि वे उसके गालों को अपनी हथेली से धीरे धीरे सहला रही थीं और उनकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। वो चुपचाप उनकी ओर देख रहा था। शबनम, शबनम। बाहर से अब्बू की आवाज आई थी तो अम्मी हड़बड़ाकर उठने लगी थीं। अपने दुपत्ते को सिर पर ओढ़ते हुए उन्होंने फुसफुसाकर उससे कहा था, जा, पिछवाड़े धूप में बैठकर पढ़, कुछ मत कहना अब्बू से। ठीक है। वो घर के पिछवाड़े पड़े बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया था। उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। पहाड़ी की ढाल जहां खत्म होती थी वहीं 4-5 फौजी हाथ में बंदूक लिए चौकसी कर रहे थे। वे आपस में कोई बात कर रहे थे। उसका मन हुआ था कि वो दौड़कर उनके पास चला जाए और बता दे कि अब्बू के साथ आज फिर कुछ लोग नदी उस पार से आए हैं। शायद आज रात वे लोग फिर उसी के घर में रुकेंगे, क्योंकि अब्बू के घर में घुसते ही उसने उनके हाथ में गोश्त का बड़ा सा पॉलीथीन बैग देखा था। पीछे पीछे वे खौफनाक चेहरे वाले लोग भी घर में घुसे थे। पिछली बार भी ऐसे ही 5-6 लोग आए थे। शाम से ही उनके लिए अम्मी गोश्त बना रही थीं, रोटियां सेक रही थीं। अब्बू भीतर आए थे और अम्मी को पुचकारते हुए बोले थे, अल्लाह का तेरे ऊपर बहुत करम है कि तुझे उसके बंदों की खिदमत करने का मौका हासिल हुआ है। ये अल्लाह के बंदे हैं, उसी के लिए हथियार उठाते हैं और शहीद हो जाने में भी उफ नहीं करते। तुझे उनकी खिदमत का सवाब मिलेगा। अम्मी की ठंडी सांस आज भी उसके मन में अटक गई है। अम्मी अब्बू से बहुत नहीं बोलती थीं। अब्बू का गुस्सैल स्वभाव सभी को पता था। गांव वाले कभी उनके पास नहीं बैठते थे। सभी खौफ खाते थे अब्बू से। क्या हु आए? एकाएक अब्बू की त्योरियां चढ़ने लगी थीं। अम्मी डर गई थीं। बात बदलते हुए बोली, कितने लोगों की रोटियां सेकूं? 4 वो और हम 3। अच्छा, जल्दी सेक दे। खाना खाकर मैं और असलम मुनीर के घर जाकर उनकी बैठक में सो जाएंगे। तो यहां उनका अच्छी तरह ख्याल रखना, समझी ना? आखिर कब तक ये सब? अम्मी की घुटी घुटी आवाज को अब्बू की डांट ने चुप करा दिया था। वो अम्मी को अकेली नहीं छोड़ करना चाहता था, पर अब्बू के साथ मुनीर चाचू के यहां सोने जाना पड़ा था। सुबह वो जब अब्बू के साथ मुनीर चाचू के घर से वापस आया तो अम्मी का चेहरा लाल था और आंखें सूजी हुई थीं। गाल पर कहीं कहीं काले काले निशान थे। उसने घबरा कर अम्मी का माथा छुआ तो वो जल रहा था। क्या हुआ अम्मी, तुम्हें बुखार आ गया है? अब्बू देखो, अम्मी को क्या हो गया है? वो तड़प उठा था। दवा दे रहा हूं, आज शाम तक ठीक हो जाएगा। अब्बू ने लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और अम्मी से पूछा, वे लोग कब गए? अलग सुबह। अम्मी ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया था। वे बेहाल सी बैठी थीं। वो अम्मी और अब्बू की बातें ध्यान से सुनते हुए कुछ समझने का प्रयास कर रहा था। कुछ कह रहे थे, मसलन कहाँ गए? पता नहीं। अम्मी की बात में एक नफरत सी भरी हुई थी। अब्बू खिसिया से गए थे। मैं कहता था अब्बू कि अम्मी को अकेली यहां छोड़कर मुनीर चाचू के यहां सोने ना चलो। देखो, अम्मी को बुखार आ गया ना। वो रुआसा हो उठा, जाकर अम्मी के बगल में बैठ गया था। कुछ ही देर में बूटों की खटखट और दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी थी। अब्बू समझ गए थे। उन्होंने अम्मी को इशारा किया था और खुद दरवाजा खोलने चले गए थे। अम्मी उसे लेकर बिस्तर में लेट गई थीं। दरवाजा खुलते ही 4-5 फौजी खोजी निगाह से इधर उधर देखते हुए घर में घुस आए थे। अब्बू उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े बता रहे थे, नहीं सर, कोई नहीं आया था। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। उसी की तीमारदारी में घर कुछ ज्यादा ही फैल गया है। आप तो जानते ही हैं कि घर वाली पड़ जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अम्मी रजाई से सिर निकाले कर आ रही थी। वो उनके पेट में दुबका हुआ था। उसका मन हो रहा था कि वो चिल्लाकर फौजी अंकल को बता दे कि रात में कुछ लोग आए तो थे। अब्बू उसे लेकर मुनीर चाचू के घर सोने चले गए थे। वो नहीं जाना चाहता था अम्मी को अकेले छोड़कर, लेकिन अब्बू ने कहा कि यहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए कम पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ सोएंगे। यहाँ मेहमानों को कुछ ज़रूरत पड़ सकती है रात में, इसलिए अम्मी यहीं रहेगी। पर वो कुछ कह नहीं सका। फौजी अंकल लोग चले गए तो अब्बू ने दरवाज़ा बंद किया और अम्मी के ऊपर बिफर पड़े। बर्तन रात में धोकर रख नहीं सकती थी, 10 मिनट ही ना लगता। पर अम्मी कुछ बोलते बोलते उसे देखकर चुप हो गई थीं। पर क्या, घर को दोजख बना दिया है? कुछ काम नहीं हो सकता तुमसे? अब्बू किचकिचा उठे थे अम्मी पर। अम्मी भी उबल पड़ी थी। रजाई फेंक कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तो घर दोजख बना कर रखी हूं, और तुम
तुम तो मेरी पूरी जिंदगी दोज़ख बना दिए हो। एक असलम का मुंह ना देखती तो जिंदा रहने की कोई वजह तुमने छोड़ी है क्या? अम्मी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अब्बू आपे से बाहर हो उठे थे। पहली बार अम्मी को इस तरह बोलते सुना था उन्होंने। हमेशा अम्मी चुप चुप ही रहती थी, पर उस दिन न जाने क्या हो गया था। शायद बुखार दिमाग तक चढ़ गया था। अब्बू ने टूटी कुर्सी का पाया उठाकर अम्मी की पीठ पर कसकर दे मारा। रुक, तेरा बुखार अभी उतारता हूँ। ज़ुबान लड़ाती है मुझसे। अम्मी हलाल होते बकरे की तरह डकर उठी थी। वो जल्दी से रज़ाई फेंक कर नीचे कूदा था और अम्मी से लिपट गया था। अब्बू का हाथ रुक गया था। वो थर थर काँप रहा था डर से, और अम्मी दोनों हाथ ऊपर उठाए ये ज़ोर से बोल रही थीं, या अल्लाह, तू ही फैसला कर, मैं क्या करूं? वे बिलक कर रो रही थी। अब्बू डंडा फेंक कर बाहर की ओर निकल गए थे। वो अम्मी से लिपट कर सुबक पड़ा था। अम्मी, अब्बू बहुत गंदे हैं, चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं, तब अब्बू को पता चलेगा। वो रो रहा था। अम्मी की जोर से हिचकी बन गई थी। वे जमीन पर धम से बैठकर दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा जोर जोर से रोने लगी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसे उसके दोस्त ने एक दिन बताया था कि झेलम उस पार से रात के अंधेरे में 4-5 आतंकी आए थे और जबरदस्ती उसके घर में भी उस रात में रुके थे। उसी के दूसरे दिन उसकी आपाजान ने पास की झील में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बेचारी रात भर आए हुए मेहमानों की खिदमत में लगी रहीं। कभी उनके लिए खाना बनाती तो कभी दौड़कर उनके बिस्तर बिछाती। दूसरे दिन मर जाने पर गांव वाले कह रहे थे कि ये सब हिंदुस्तानी फौज के कारण हो रहा है। न वे यहाँ रहते, न ये सब मेहमानमाजी करने आते। जब भी पाकिस्तानी सीमा की ओर से गोलीबारी होती है, तब तब ये सब उसकी आड़ में घुसपैठ करते हैं। अम्मी, जो लोग रात में आए थे वे अब्बू के दोस्त ही थे ना? वो सहमते हुए पूछ बैठा। उसे डर था कि कहीं अपने दोस्त की आपा की तरह वो भी अपनी अम्मी को हमेशा के लिए खो न दे। पता नहीं। अम्मी का स्वर गीला था। उसने अपनी हथेली से अम्मी का गाल सहलाया था। बुखार शायद बढ़ रहा था। अम्मी, तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है, चलो लेट जाओ बिस्तर पर, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा ले आता हूं। तू कहाँ से लाएगा? बस तुम 5 मिनट इंतजार करो मेरा। अपनी बात पूरी करते हुए वो बाहर की ओर दौड़ा था। उसने पहाड़ी की ढलान पर देखा था। अब्बू का दूर दूर तक पता नहीं था। 2 फौजी अंकल आपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। वो सर पर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा था और हाँफते हुए बोला, फौजी अंकल, अम्मी को बहुत बुखार है, कोई दवा है आपके पास? सैनिक ने आश्चर्य से उसे देखा और बोला, क्यों बेटा, तुम्हारे घर में अब्बू नहीं है? नहीं। अम्मी को डॉक्टर को दिखाकर तब दवा लेनी चाहिए ना बेटा। मान लो कोई दूसरा बुखार हो, यानी टाइफॉइड, वायरल, या तो उसके अनुसार दवा डॉक्टर देगा, खून की जांच वांच करेगा। कितने दिन से बुखार आ रहा है? जी बस आज से, कल तक ठीक थी। वो सब मेहमान आए थे रात में अब्बू के साथ ना, उन्हीं की खिदमत में लगी रहीं। शायद थकान से उन्हें बुखार आ गया है। उसने बिना सोचे समझे सब कुछ फौजी अंकल को बता दिया था। उसे किसी भी तरह अपनी अम्मी को बचा लेना है। हाशिम की आपाजान की तरह मरने नहीं देना है। सैनिक की आंखें सिकुड़ी थीं। उसने पूछा था, वो जो पहाड़ी पर तुम्हारा घर दिखाई रहा है, उसी में आए थे मेहमान? जी हाँ, वही है हमारा घर, वो घबराकर बोला। दूसरे सैनिक ने पुचकारते हुए कहा, हमारे पास इमरजेंसी के लिए बुखार की दवा है, 2 टिकिया मैं दे देता हूँ, एक अभी खिला देना और एक रात में। नॉर्मल बुखार होगा तो उतर जाएगा। वो सैनिक अपने बंकर की ओर बढ़ा था। एक छोटे से एयरबैग में सैनिकों की पूरी गृहस्थी होती है। दवा की 2 गोलियां उसने उसकी हथेली में रखी थीं और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? असलम, उसने टिकिया पकड़ते हुए जवाब दिया। और अम्मी का? दूसरे सैनिक ने पूछा। शबनम, उसने शक भरी नज़र से फौजी अंकल को देखा था। उसके दोस्त ने बताया था कि ये फौजी लोग बच्चों से जानकारियां हासिल करते हैं और फिर आए हुए मेहमानों के साथ मुठभेड़ करते हैं। उसने भी कई बार गांव में किसी घर को फौजियों द्वारा घेरते और फिर मेहमानों के सरेंडर न करने पर गोलियों की बौछार करते सुना है। गोलियों की आवाज़ या पत्थरबाजी के बीच गूंजते आज़ादी के नारों से पहले उसे बहुत डर लगता था, पर अब उसे तो सुनने की आदत हो गई है। फौजी अंकल की ओर शक से देखते हुए वो दवा की टिकिया ले खिसकने लगा था कि तभी दूसरे फौजी अंकल ने पुकारा था, मियाँ असलम, अपनी अम्मी को ये दवा खाली पेट नहीं देना, नहीं तो नुकसान कर देगी। कुछ बिस्किट वगैरह खिला देना, तब दवा देना। फौजी अंकल की बेपनाह सहानुभूति देख उसकी आंखें डबडबा आई थीं। उसके अब्बू अम्मी से इतना काम भी लेते हैं और सेहत का ख्याल भी नहीं रखते, और एक ये फौजी अंकल हैं, बिना देखे ही अम्मी के लिए चिंतित हैं। उसने भरे गले से कहा, अंकल, घर में बिस्किट तो नहीं है? ये ले जाओ बिस्किट का पैकेट।
सैनिक ने अपने बैग से एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट उसे पकड़ाया था। यार कुलदीप, उसी घर में आज हम तो गए थे तो कहा गया कि कोई मेहमान नहीं आया था। हाँ, एक औरत बीमार जरूर थी, लेटी हुई थी। एकाएक पहले वाले फौजी ने अपने साथी को कुलदीप नाम से पुकारा तो वो सहम कर खड़ा हो गया। उसने गलती से बता दिया था कि मेहमान आए थे रात में। अब तो उसकी खैर नहीं, अब्बू को पता चलेगा तो उसे पीठ ही डालेंगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात बदले। एकाएक उसने बिस्किट का पैकेट फौजी अंकल को लौटाते हुए कहा था, अंकल, मेरे अब्बू मुझे मारेंगे, आप ये पैकेट रख लीजिए। क्यों? कुलदीप नाम के फौजी ने आश्चर्य से पूछा। मेरे अब्बू कहते हैं कि काफिरों का भरोसा नहीं होता, उनके हाथ से कोई चीज मत लिया करो। कुलदीप के साथ दूसरे फौजी अंकल का भी जोरदार ठहाका गूंजा था। कुलदीप अंकल ने कहा था, अब्बू से पूछना कि जब पिछले वर्ष बाढ़ आई थी और फौजी अंकल लोग तुम सबको अपनी पीठ पर लाद लाद कर घर में से बाहर ले आ रहे थे या खाने का पैकेट पहुंचा रहे थे, तब वो निरुत्तर हो उठा था। लेकिन उसे एक बात का विश्वास हो गया कि मेहमानों वाली बात फौजी अंकल भूल गए। कुलदीप अंकल ने ही उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, जाओ अपनी अम्मी को पहले दवा खिला दो। हाँ, बिस्किट फैक्ट्री में बनता है, काफिर अंकल ने नहीं बनाया है। अम्मी अब्बू को बता देना, जाओ। फौजी अंकल का प्यार से उसे थपथपाना अच्छा लगा था। उसका मन हो रहा था कि वो कुछ और रुके उनके पास, पर बीमार अम्मी का चेहरा याद आते ही वो सरपट घर की ओर दौड़ा था। इस समय भी घर के पिछवाड़े पत्थर पर बैठे बैठे वो सोच रहा था कि फिर अब्बू के दोस्त आ गए हैं। अम्मी को उनकी खिदमत करने के लिए छोड़कर अब्बू उसे लेकर पड़ोसी के घर सोने चले जाएंगे। बेचारी अम्मी बीमार हो जाती है, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो पीछे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर धीरे से पहाड़ी की ढलान पर दौड़ने लगा था। कब्रिस्तान के पास वाला सेना का बंकर दिखाई पड़ रहा था। पास ही सेना की 2 गाड़ियां खड़ी थीं, जिसमें कई वर्दीधारी सैनिक बैठे थे। कुछ बाहर टहल रहे थे। गांव वालों पर चारों तरफ चेक जैसे दाग बता रहे थे कि इन पर हजारों पत्थरों की चोट पड़ चुकी है। उस दिन शुक्रवार था। अक्सर शुक्रवार को नमाज के बाद से स्कूली लड़के भी सैनिकों और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं। पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस वाले भी कभी पत्थर चलाते हैं तो कभी आंसू गैस छोड़ते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं डर से। पत्थरबाजी में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहते हैं। उनसे पत्थर इकट्ठा करवाने का काम लिया जाता है। कई इस मुठभेड़ में घायल भी हो जाते हैं। वो पहाड़ी से उतरकर फौजी अंकल के पास पहुंचा ही था कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। ये अक्सर होता है। उसका दोस्त बता रहा था कि इसके लिए पैसे मिलते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मस्जिद के बाहर खड़े लड़कों के चेहरे कंधों से ढंके और उनके हाथों में गुलेलें थीं। कोई रस्सी के एक छोर पर पत्थर फंसाकर उसे गोल गोल हवा में घुमा रहा था, और फिर जैसे ही वो रस्सी का झटका देता, उसमें से पत्थर किसी गोली की तरह छूटकर फौजियों की ओर चला जाता था। फौजियों के सिर पर हेलमेट और चेहरा कपड़े से ढके होने के कारण चोट नहीं लगती। असलम पत्थरबाजी के बीच से भागता हुआ एक फौजी अंकल के पास जा खड़ा हुआ था। शुक्र था कि उसे कोई पत्थर का टुकड़ा न लगा था। बेटा, तुम क्यों आए हो? देख नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है? एक फौजी ने उसे अपने पीछे छिपाते हुए कहा। अंकल, आज मेरे घर फिर मेहमान आए हैं, वो हाँफते हुए बता रहा था। क्या? फौजी का ध्यान भंग हुआ था और एक पत्थर सनसनाता हुआ उसके हेलमेट से टकराकर असलम के माथे को जख्मी कर गया था। वो अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और दर्द से बिलबिला उठा था। महेंद्र सिंह, इस बच्चे को पत्थर लगाए, जल्दी इसका बैंडेज करके इसके घर भेजो। फौजी अंकल ने उसे एक दूसरे फौजी के हाथों में सौंपते हुए कहा और फिर से पत्थरबाजों को खदेड़ने में जुट गए। कुछ ही देर में पत्थरबाजी का यूं माहौल शांत हो गया था। लड़के अपने अपने घरों की ओर लौट गए थे। दुकानें बंद हो चुकी थीं। सड़क पर सैनिकों के बूटों की आवाज़ और गाड़ियों के आने जाने के शोर के अतिरिक्त कुछ शेष न था। उसके माथे से रिश्ते खून को रोकने के लिए दवा लगाकर सफ़ेद पट्टी बांध दी गई थी और एक सैनिक उसे लेकर सुरक्षित उसके घर के पास तक छोड़ आया था। रात में अम्मी के पास अभी सोया ही था कि बाहर से आवाज़ आई थी, तुम लोग घिर चुके हो, सरेंडर कर दो, नहीं तो भून दिए जाओगे। अम्मी उसे सीने से चिपकाए कोनों में दुबकी थर थर काँप रही थी। बाहर के कमरे में अब्बू के दोस्तों ने अपनी बंदूकें संभाल ली थीं और बाहर खड़े सेना के जवानों को ललकारने लगे थे। तुमसे तो बाद में निपटेंगे, तुमने दगा किया है हम सबके साथ। एक दोस्त अब्बू को खुलेआम धमकियां दे रहा था। नहीं, हमने कुछ नहीं किया सरकार, कसम खुदा की, अब्बू गिड़गिड़ा रहे थे। तभी एक पेपर शेल जवानों की ओर से आकर दरवाजे के पास गिरा। शेल से इतना तीखा धुआं उठ रहा था कि सभी की सांसें घुटने लगी, छाती में जलन होने लगी और आंखों से लगातार पानी गिरने लगा था। वो बदहवास सा अम्मी का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाज़ा तो वही बाहर से बंद कर गया था जब पिछवाड़े से। वो फौजी अंकल को मेहमानों के बारे में बताने गया था। उनके ऊपर क्रोध आ रहा था।
मन हो रहा था कि वो अपना सिर दीवार से लड़ा ले। अंदर से धुएं और घुटन के बीच भी अब्बू के दोस्त सैनिकों पर गोलियां चला रहे थे। एक दोस्त फोन पर अपनी अम्मी से बात भी कर रहा था। वे कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर दें। नहीं, सरेंडर मत करो। भागने का मौका मिले तो भाग जाओ, पर सरेंडर मत करो। तुमने अल्लाह के लिए हथियार उठाए हैं। तुम्हें अल्लाह ने मेरी गोद में दिया। आज मैं उन्हें वापस कर रही हूं। अल्लाह तुम्हारी शहादत कबूल करे। स्पीकर पर उधर से किसी औरत की भर्राती हुई आवाज़ आई थी। शायद उस आतंकी की माँ थी। असलम को सब कुछ सुनाई दिया था। उसे आश्चर्य हुआ। ऐसी भी माएँ होती हैं क्या जो अपने बच्चों को अल्लाह को वापस करने की सोचें, अल्लाह के नाम पर खून खराबा करने को उकसाएं? उसकी अपनी माँ तो कहती है कि अल्लाह बहुत रहम दिल है, अपने बंदों की सारी तकलीफ़ों को सुनता है, उन्हें दूर करता है, लोगों को गलती की राह पर चलने से रोकता है। पर यही तो अल्लाह के नाम पर ये लोग बुरे काम कर रहे हैं। सैनिकों पर चुपके से हमले करते हैं, कभी कभी बेरहमी से उनके अंगों को काट कर धमकी भरा पैगाम भेजते हैं। क्या अल्लाह सब देखता होगा? देखता है तो चुप क्यों रहता है? सज़ा क्यों नहीं देता है इन्हें? उसने अम्मी की ओर देखा था। अम्मी की आंखों में दहशत थी। सीने में जलन और धुएं के कारण वे बदहवास सी कभी पिछवाड़े के दरवाजे की ओर तो कभी अपने असलम की ओर देख रही थीं। अब्बू घबराए से इधर उधर भाग रहे थे। सैनिकों का घेरा लगातार उनकी ओर बढ़ता आ रहा था। रह रहकर माइक से सरेंडर करने और हवा में फायरिंग की आवाज़ से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा सा फैल गया था। उसने देखा अम्मी खांसते खांसते बेदम सी हो रही थीं। उनके चेहरे पर मौत की परछाइयाँ सी तैर रही थीं। वे दीवार के सहारे धम से नीचे बैठ गई थीं। वो घबरा उठा था अपनी अम्मी की ये दशा देख। बाहर निकलने वाला सामने का दरवाज़ा बंद था। वहाँ अब्बू के वे दोस्त अपनी अपनी बंदूकें संभाले डटे हुए थे। उन्हें अम्मी या उसकी कोई खबर नहीं थी। वो अम्मी को किसी तरह बाहर खुले में ले जाना चाहता था ताकि वे सांस ले सकें। बाहर खड़े हिंदुस्तानी फौजियों से उसे डर नहीं लग रहा था। फौजी अंकल ज़रूर उसकी मदद कर देंगे, अम्मी की दवा भी कर देंगे। बस एक बार वो किसी तरह अम्मी को लेकर बाहर निकल जाए। फौजी अंकल लोग उसे अच्छे लगते हैं, पर अब्बू के इन दोस्तों का क्या करे वो? उसने एक बार फिर बदहवास सी अम्मी की ओर देखा था। एकाएक उसने एक फैसला लिया था। वो किसी तरह दरवाज़ा खोलकर फौजी अंकल के पास पहुंच जाए। उनके सामने कुछ रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही दिनों पहले ही आंगन में अब्बू ने ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर रखवाए थे। उसने टोकरी में भरकर लाते हुए पूछा था कि अब्बू इनका क्या होगा, तो अब्बू ने कहा था कि कभी किसी वक्त बेवक्त काम आएगा। उसने अपने माथे पर हथेली फेरी थी। पट्टी से रिश्ता खून उसकी हथेलियों में चिपचिपा उठा था। आज ही तो पत्थरबाजी में उसे भी एक पत्थर लगा था और वो बिलबिला कर रो पड़ा था। फौजी अंकल ने उसे अपने पीछे छिपाते हुए दूसरे फौजी अंकल से कहा था, जल्दी ले जाओ इसे, बैंडेज करवा दो। अम्मी अब बेहाल सी बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए ज़मीन पर लेट गई थीं। उससे अपनी अम्मी का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में भी जलन हो रही थी। अब्बू के दोस्त अपने अपने मुंह बांधे हुए थे, फिर भी उन्हें रह रहकर खांसी आ रही थी। वो तेज़ी से आंगन में रखे पत्थरों की ओर दौड़ा था और अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उठा लिए थे। दरवाजे के पास खड़े अब्बू के दो साथियों की ओर निशाना साधते हुए उसने पूरी ताकत से पत्थर फेंका था। निशाना सटीक बैठा था। एक अपना सिर पकड़कर बैठ गया था, दूसरा स्थिति को भांपने के लिए इधर उधर देख रहा था। असलम ने दूसरे हाथ का पत्थर भी दाहिने हाथ में लिया था और पूरी ताकत के साथ वहीं खड़े अब्बू के दूसरे साथी पर चला दिया था। इस आकस्मिक हमले के लिए शायद वो तैयार नहीं था। पत्थर उसके माथे से टकराया था और खून की एक तेज धार निकल पड़ी थी। दरवाजे के पास वे दोनों घायल हो बैठ गए थे। असलम ने तेज़ी से दरवाजे की ओर दौड़ते हुए अम्मी को सांत्वना दी थी। अम्मी, मैं अभी फौजी अंकल से इन लोगों की शिकायत करके आता हूँ, तुम परेशान ना हो, अभी दवा। वो दरवाजे की सिटकनी खोल चुका था। एक कदम दरवाजे से बाहर निकालते ही भारतीय सैनिकों ने उसे देख लिया था, इसलिए फायरिंग के लिए साथियों को रोक दिया था। उन्हें लगा था कि भीतर छिपे आतंकी सरेंडर करने आ रहे हैं, पर एक बच्चे को बाहर निकलता देख वे दुविधा में पड़ गए। तभी पीछे से एक सनसनाहट हुई गोली के साथ असलम के कानों में अब्बू के दोस्त की आवाज़ आई थी, अब तुम फौजी अंकल से नहीं, अल्लाह मियाँ के पास जाकर शिकायत करना। और आंखें मूंदते मूंदते बिलख कर वो अल्लाह से शिकायत कर बैठा था, तुम्हारे बंदों ने धरती को गंदा कर दिया है, बच्चों और अम्मियों के रहने लायक नहीं छोड़ा। अल्लाह सुन रहा था अपने मासूम बच्चे की शिकायत और देख रहा था घृणा से धरती पर अपने बंदों को, जिन्होंने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा था अपनी नापाक हरकतों से।